इंडिया का एक और पड़ोसी तख्ता पलट के कगार पर है। आपको पता ही होगा पिछले 3-4 सालों से इंडिया के इर्द गिर्द जो भी पड़ोसी हो उनके साथ क्या हुआ है आपको पता है। मालदीव में म्यूजी बैठा हुआ है चीन का पिट्ठू, और अभी पाकिस्तान जो है वो तो मतलब उसका बाप ही है चीन, आपको पता है ये चीज़। और अभी श्रीलंका में क्या तख्ता पलट हुआ चीन का, वो उसमें क्या इंटरफेयर है आपको पता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था अगले साल अगस्त में, और 1 साल से ज़्यादा का ऊपर का वक्त हो रहा है। वहाँ पे भी पिट्ठू बैठा हुआ है वहाँ पे चाइना का। लेकिन अब जो है अब यहाँ पे नेपाल में भी जो है हिंसा भड़क रही है, और पूरे तरह से आग जो भी प्रक्रिया हुई है आगजनी मारपीट और प्रदर्शन का, वो मतलब कि बहुत ही शर्मनाक है किसी भी देश के लिए और किसी भी पार्टी के लिए कि इतना डिजास्टर और फेलियर उनका सिस्टम रहा है। तो एक और पड़ोसी हमारा कह सकते हैं ऑफिशियली तौर पे तख्ता पलट के करीब है, और नेपाल का पिट्ठू जो है केपी ओली शर्मा वो है ही। इंडिया से उसका कैसा रिश्ता है आपको पता है, इंडिया से रिश्ता वो ख़राब कर चुका है। इंडिया के लिपू लेक और काला पानी पे उसका नज़र है, बोलता है कि वो मेरा है। एकदम से अचानक से नेपाल को ये याद सताने लगी कि इंडिया जो है अब मेरा हिस्सा को कब्जा करके रखा है। तो ये किसका हाथ है किसका नहीं आपको पता है। इस प्रक्रिया में नेपाल और अमेरिका का इंटरफेरेंस जो है इसमें है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे नेपाल में ये हिंसा ही हुई क्यों, और इस हिंसा का जो नाम रखा गया है जेनजी। जेनजी इसका नाम रखा गया इस हिंसा को, यूथ अगेन करप्शन। मतलब कि नेपाल की जो सरकार अभी करंट जो है माले कांग्रेस सब सारे मिलकर वामपंथी मिलकर जो है सरकार बनाया हुआ है यहाँ, उनके ऊपर करप्शन का चार्जेस बहुत लंबा है। देश के भीतर पिछले 3-4 सालों में इतना कर्जा हो चुका है जितना कि नेपाल के इतिहास में कर्जा नहीं था, जितना कर्जा हो चुका है। तो यहाँ पे पब्लिक के ऊपर महंगाई बढ़ रही है, पब्लिक से ये पैसा खींचा जा रहा है आपको पता ही है। जैसे कि अभी पाकिस्तान में चल रहा है, वहाँ पे जो है कैसे पब्लिक से पैसा निकाला जा रहा है, और फिर उसके बाद जो है पार्टियाँ कैसे वहाँ से अपना पैसा लूट लूट कर पाकिस्तान के जनता से अपना विदेशों में धन जमा कर रही है। वैसे ही नेपाल के भी जो लोग हैं वो करना चालू कर दिए। तो नेपाल और पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं रहा, लेकिन फ़र्क जो है वहाँ के नागरिक जो है पाकिस्तान के वो बेवकूफ़ हैं, वो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ गंवार हैं, जाहिल हैं ये कह सकते हैं। लेकिन नेपाल के जो पब्लिक है वो समझदार है, पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे जो युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है यूथ बनाम करप्शन, यहाँ पे 18 से 30 साल के बीच के जो एज के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस यूथ ने मूड बना लिया है केपी शर्मा ओली के कुर्सी को हिलाने का। हालांकि आज जो है एक व्यक्ति का कुर्सी हिल चुका है, रमेश जो है लेखक इसका नाम है, जो कि नेपाल का गृह मंत्री, इसका इस्तीफ़ा ले लिया है वहाँ के गवर्नमेंट ने। अब बोला जा रहा है केपी शर्मा ओली का इस्तीफ़ा लेकर ये जो है हिंसा भड़काई है जो ये लेकर रहेगी। और ये आपको पता है 2025 के स्टार्टिंग में भी ये हुआ था, कैसे हिंसा वहाँ भड़की थी, कैसे वहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, रोडों पर उतरे थे, लेकिन वो ख़त्म हो चुका था कुछ दिनों के बाद। लेकिन ये हिंसा अब लग रहा है कि ख़त्म होगा नहीं इतना आसानी से। और तो और ये हिंसा में जितना भी लोग प्रदर्शन करने गए थे उन पे गोलियां भी चलाई गई और 20 लोगों का जान चला गया। पिछला बार जो तख्ता पलट हुआ था, जो वहाँ पे राजशाही थी, पहले राजशाही को हटाने के लिए जो प्रदर्शन नागरिकों ने किया था, वहाँ पे 19 दिन में 19 लोगों का जान गया था। लेकिन अभी 1 दिन में 20 लोगों का जान गया है, और यहाँ पे स्कूली बच्चे जो थे उनका जान गया है। लेकिन इसके बाद भी भीड़ बेकाबू हो गई, और यहाँ पे जान जाए चाहे कुछ वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इतिहास में ये लिखा जाएगा कि किसी प्रदर्शन करने वाले यूथ पे गोली चलाई गई थी, और इससे ज़्यादा हिंसा आपको पता है बांग्लादेश में भड़की थी, लेकिन वहाँ गोली नहीं चलाई गई थी। चाहे कहीं पे भी लोगों पे गोली या फिर सिविलियन पे पब्लिक पे गोली नहीं चलाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे हिंसा को और भड़का देने का काम करने का हो सकता है वो गोली चलाना। कह सकते हैं एक तरह से कि आग में घी डालने का काम जो है नेपाल सरकार की वहाँ पे गोली चलाकर। और ऐसा इतिहास में नहीं हुआ, लेकिन यहाँ नेपाल के इतिहास में हो चुका है। और 20 लोगों का जो जान गया है उसके परिवार वाले मुआवजे लेने से कतरा रहे हैं, बोले कि मुआवजा मुझको नहीं चाहिए, इस सरकार को हटाना है और देश को बचाना है। तो ऐसा जब लोगों ने सोच लिया है तो मुझे नहीं लगता कि ये हिंसा आराम से ख़त्म होने वाली है। 250 लोग घायल भी हो चुके हैं। अब देखते हैं कल क्या होने वाला है। पूरे नेपाल में कर्फ्यू का माहौल है, कर्फ्यू लगा दिया गया। अगले 2 दिन तक कोई भी स्कूल कॉलेज मतलब नहीं चलेगी, स्थगित कर दिया गया, परीक्षा भी रद्द हो गया है। और तो और पीएम आवास के इर्द गिर्द सिक्योरिटी चौकसी कर दी गई है पूरे मतलब कह सकते हैं सरकारी तंत्र पे। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन
आप देखिए डिजास्टर ही है सरकार का, 5-6 घंटा से कोई वो बड़ा फैसला ले नहीं पाए हैं और वहाँ हिंसा भड़की करप्शन के लिए। लेकिन बोला जा रहा है कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप और यूट्यूब ये सब चीज़ पे बैन लगा है। इसी के लिए और भी बाकी 26 ऐसे ऐप हैं जिस पे बैन लगा है और सब अमेरिका के हैं, तो यहाँ पे बैन लगा है। और यही यूथ का कहना है कि बैन व्हाट्सअप और ये सभी चीज़ ऐप पर ना लगाकर वो अपने करप्शन पे बैन लगाएं तो अच्छा होगा। तो ये कोई गलत बात नहीं है, किसी भी देश के लिए देश के यूथ को सोचना ये अच्छी बात है। तो वहाँ पे सरकार जो है वो करप्शन कर रही है और जो करप्शन कर रहे हैं सरकार में हैं वो तो करप्शन कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी करप्शन के साथ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी को भी पैसा मिल रहा है सरकार के द्वारा। और जो यहाँ पे इंडिया में जैसे कि ईडी सीबीआई होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे ईडी सीबीआई जैसे तंत्र है ही नहीं। अगर है भी कुछ तो उनको भी पैसा से खरीद लिया जा रहा है और अपने भ्रष्टाचार में शामिल कर लिया जा रहा है। तो यूथ और पब्लिक सर्वाइव कैसे करे, तो इसीलिए महंगाई को देखते हुए ये सब चीज़ जो है प्रदर्शन हुई है। और यहाँ पे जो वहाँ पे एक केपी शर्मा ओली शायद से जो प्रधानमंत्री है नेपाल के, वो कह चुके हैं कि यहाँ पे व्हाट्सअप, ट्विटर ये सब जो है अमेरिकन कंपनी वहाँ पे उसके गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रही है, वहाँ के सरकार के हिसाब से रजिस्ट्रेशन नहीं कराई ये सभी ऐप, तो इसीलिए इनको बैन किया गया है। 3 दिन का 4 दिन का मौका दिया गया था इसको, 1 महीना का शायद से। तो 3 सितंबर लास्ट था डेट और 3 सितंबर को बंद कर दिया गया, नहीं हुआ तो फिर उसके बाद से 3-4 दिन के बाद से ये हिंसा भड़की है और सरकार को ये भनक भी नहीं लगा। 3-4 दिन बाद ये इतना बड़ा कांड होने वाला है वहाँ। आपको पता होना चाहिए 2008 में वहाँ पे जो है शाही जो है राजतंत्र वो गई थी। करीब से 200 साल ये राजतंत्र चली थी और जो इसमें यहाँ के राजा थे वो इंडिया से अटैचमेंट रखते थे। लेकिन अब इंडिया से अटैचमेंट नेपाल का नहीं है, क्योंकि वहाँ केपी शर्मा ओली जो है चीन का पिट्ठू है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी कहा। और फिर से वही राजतंत्र लाने का बात कर रही है नेपाल के नागरिक। अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन जो भी है बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। ये कतई नहीं कहा जा सकता कि ये अच्छा है। इंडिया के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, किसी भी पड़ोसी देश के लिए ये अच्छे की बात नहीं है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सभी चाइना का कंट्रोल है सभी देशों पर और सभी देश का अर्थव्यवस्था मतलब कि डूब चुका है। इंडिया के इर्द गिर्द 6 से 7 देश है और ऑलमोस्ट 5 देश जो है वो कर्जे में डूब चुके हैं और नेपाल के पिट्ठू बन चुके हैं। अब देखना है कि जो देश बचे हैं वो कितना हद तक बचेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा अगर चलता रहा तो वो आगे तक बचेंगे। लेकिन जो भी है बहुत गलत ये चीज़ हो रहा है। और वहाँ जो नेपाल की सरकार है इंडिया पे नज़र रखने के बजाय अपने देश पर नज़र रखती, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हालात और अच्छे होते, अपने काम पे फोकस करती तो और अच्छा होता। जैसे कि अभी देखिए जो है हमारे पड़ोसी देश भूटान और इंडिया का कितना अच्छा दोस्ती है। भूटान का भी अपना एक है अलग मतभेद है, लेकिन भूटान फिर भी मिलकर इंडिया के साथ काम कर रही है और इंडिया के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अभी नेपाल के जो है प्रधानमंत्री वहाँ के राजा आए थे इंडिया में और इंडिया के अडानी ग्रुप के साथ मिलकर एक डैम का भी उन्होंने प्रोजेक्ट का हरी झंडी दी है। तो ऐसे काम होता है, ऐसे नहीं किसी से दुश्मनी करके। तो नेपाल के सरकार के लिए जो खतरे की बात है। पिछले आप देखिए 2008 से 2025 तक के बीच में 17 से 18 साल का वक्त हो चुका है राजतंत्र को ख़त्म हुए, लेकिन 11 बार सरकार बदले जा चुके हैं। आप नेपाल 2-3-4 महीने पहले या फिर 1 साल पहले नेपाल में किसी और की सरकार थी पहले, फिर टूट के किसी और की बन गई। मतलब कि सरकार पे चेंज होते रहती है, वहाँ पे किसी को पूर्ण तरह से बहुमत मिलता ही नहीं है तो वो सरकार बनाए कैसे, और उसका कुर्सी कह सकते हैं कि हिलेगा ही। किसी को अच्छा से बहुमत मिलेगा तब तो वो पावर में सरकार चला सकता है। जैसे कि यहाँ पे बीजेपी एनडीए पावर में है क्योंकि उसके पास बहुमत है, पूर्ण बहुमत है सरकार बनाने का। तो पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के बाद जिसका रहेगा उसका गद्दी कोई नहीं हिला सकेगा। तो पब्लिक का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब उनको भी सोचना चाहिए नेपाल को, पब्लिक को, कि किसी एक पार्टी को बहुमत दे जो कि देश के लिए काम करे, सालों साल अपना लगाकर मेहनत और कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी दे लोगों को और आगे बढ़ने का। तो ये सब चीज़ है जो हो रहा है नेपाल में कह रहे हैं कि ये जो है ऐप बंद करने की वजह से हुआ है। ऐप बंद करने की वजह से नहीं हुआ, ऐप बंद करना एक बहाना है। ये तो करप्शन और सरकार के बीच का लड़ाई है, ये सारा चीज़ है। और देखिए आप कि अमेरिकन ऐप को बंद कर दिया गया लेकिन चाइनीज़ ऐप को नहीं बंद किया गया। चाइनीज़ ऐप जो है टिकटॉक वहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे सरकार का कहीं ना कहीं दो राह चरित्र आपको पता है, देखने को मिल रहा है।
लेकिन जो भी है, क्या होता है आगे देखने को मिलेगा। कल क्या होगा ये भी इंटरेस्टिंग बात रहेगी, क्योंकि जो हिंसा भड़की है वो रुकने वाली नहीं है। और ऐसा नहीं कि नेपाल की एक जगह में ये या फिर एक इलाके में हुआ है, नेपाल के सभी क्षेत्र में ये हुए हैं। जितना बड़ा मतलब नेपाल का क्षेत्र है, जैसे कि इंडिया का 28-29 राज्य है इंडिया का, वैसे ही नेपाल का सभी राज्य में ये हिंसा हो रही है। एक राज्य का ये घटना नहीं है, किसी राज्य में बड़े लेवल का हो रहा है, किसी में कम लेवल का। आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, मतलब आदमी तो सैलाब के तरफ फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि 2-4 आदमी हैं, 200-400 है, 1,000 है, 10,000, 12,000, 20,000 के करीब करीब पब्लिक जो है रोड पर उतर रही है हर एक इलाके में। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इंडिया के पहलू से देखें तो इंडिया के पहलू से बहुत चिंताजनक ये चीज़ है, क्योंकि इंडिया के एक के बाद एक पड़ोसी में सेंध लगाते जा रहा है चाइना। और इंडिया और नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है वो सटा हुआ है। तो यहाँ पे भी सैनिक को अलर्ट कर दिया गया है किसी भी सिचुएशन के लिए, क्योंकि बिहार में इलेक्शन भी है। ये सब चीज़ भी देखना पड़ेगा। आप बताइएगा आपका क्या मानना है, जो ये नेपाल पे चीज़ हो रहा है क्या वो सही है? क्या चाइना को रोकने का ज़रूरत है, या फिर क्या आपके समझ से क्या होना चाहिए? और ये जो नेपाल का स्थिति है, ये स्थिति क्या इसका नहीं होता जब ये अपने काम पे फोकस देती बजाय इंडिया के कामों पे ध्यान देने के बजाय? ये चीज़ आप बताइएगा कमेंट करके। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।